हेलो एवरीवन। सो ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिवीजन का, जहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखो अगर तो यूनिट 5 को हमने कंप्लीट किया एंड 6 का भी कुछ एक पार्ट हम लोग कर चुके थे, और अब जो पार्ट बचा हुआ 6 का वो हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड 7 भी हम लोग आज ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, हमारा जो पोर्शन छूटा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग अब। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल लेके फिर समझते हैं ये क्या होता है ये चीज। देखो यहाँ पर वही एग्जांपल रखेंगे हम लोग ए और बी का, और गुड्स सेंड करने का। ठीक है, तो ए एंड बी, मान लो यहाँ पर गुड्स डिलीवर करेगा ये बी को और ये उसको पैसा देगा, ये बात था। ठीक है, अब समझो क्या होने वाला है यहाँ पर। अब कैसे परफॉर्म ये होता है, सब कुछ हो गया, मान लो अब परफॉर्म करना है। ठीक है ना, अब ए को गुड्स भेजना और बी पैसा देगा। अब कैसे क्या होगा, देखो एक तो ये तरीका होता है कि टाइम फिक्स है। मान लो 25 तारीख को था ना, याद है? अगर 25/11/2023, ठीक है, ये टाइम फिक्स है और प्लेस भी फिक्स है कि वेयर हाउस। अगर टाइम भी फिक्स है, प्लेस भी फिक्स है, तो क्या होगा, ए जो है ना इस तक पहुंचा देगा। ठीक है, मान लो अगर टाइम फिक्स नहीं है या प्लेस भी फिक्स नहीं, कुछ भी अगर फिक्स नहीं है, तो टाइम फिक्स नहीं है या प्लेस फिक्स नहीं है, दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं है। अगर ऐसा होता है, नॉर्मली क्या होता है कि बी जो है ना वो कॉल करता है फिर ए को। नॉर्मली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सब चीज कि ठीक है सर हम बना रहे हैं, जैसे ही बन जाता है हम आपको बताएंगे। एक तो ये केस है। दूसरा, फिर ये मान लो यहाँ पे वेयर हाउस में रखने को जगह नहीं है यहाँ पर सामान, तो बी जो है वो फोन करके बोलेगा ये को कि सर अब यहाँ पर हमारे पास जगह हो गई, अब आप भेज सकते हैं। तो ये जो बी अप्लाई कर रहा है ना, यहाँ पर बोल रहा है उसको कि हाँ अब आप भेज सकते हो, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। कि ये बी जो है ये डिलीवरी के लिए एप्लीकेशन करेगा, है ना। तो अगर बी जो डिलीवरी के लिए एप्लीकेशन करेगा ए को, तो ए उसी पर्टिकुलर टाइम पे वो भेज देगा जिस दिन के लिए बोला वो, और उस जगह पे जहां वो बोल रहा है। लेकिन ध्यान में रहे, अगर बी खुद से अगर वो अप्लाई कर रहा है डिलीवरी के लिए, ध्यान में रहे वो बिजनेस आवर में बोलना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि बोले रात को 2 बजे भेज दो हमारे यहाँ पे सामान। ठीक है, अब तो हो सकता है रात का 2 बजे उन लोग को यहाँ पे बिजनेस आवर चल रहा है, तो अलग बात है। अगर उनका मान लो कुछ डिलीवरी होता है रात का टाइम पे, ठीक है, ऐसा बिजनेस चल रहा है तो ठीक है। जैसे मान लो कॉल सेंटर भी है ना भैया, जो रात को चलता है। क्यों बीपीओ सेंटर्स क्यों चलता है भैया, क्योंकि उन लोग इंटरनेशनल कॉल अटेंड कर रहे हैं, और जब यहाँ पे अपने इंडिया में रात हो रहा है तो वहाँ पर दिन होता है, तो इसीलिए वो सब चल रहा है नाइट में अपना। ठीक है, तो उन लोग के लिए वही बिजनेस आवर है। तो अब बिजनेस आवर किसके लिए क्या, वो डिपेंड करता है, इसलिए ना कहीं पे टाइम में लिखा हुआ है एक्ट में, वहाँ बोलता है बिजनेस आवर्स, वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो अब मान लो बी जो है ये अप्लाई करेगा, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि इस ऐसे टाइम पे अप्लाई करे जो वो पहुंचा सके। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं कि अगर मान लो कहीं टाइम फिक्स नहीं है, कहीं पे प्लेस फिक्स नहीं है, दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं है, और एप्लीकेशन भी कोई नहीं कर रहा है, ऐसे केस में क्या होगा, समझो मान लो टाइम भी फिक्स नहीं है, प्लेस भी फिक्स नहीं है, और भी एप्लीकेशन भी नहीं कर रहा, तो पता है ए का ड्यूटी बनता है जैसे गुड्स कंप्लीट हो जाए, एक बार ये फोन घुमाएगा बी को कि भैया यहाँ सब कुछ बन चुका है, बताओ कब भेजना है, कहाँ भेजना है। ठीक है, गुड्स बन गया, पैसा हमको चाहिए भैया, तो हम फोन करेंगे यहाँ से। ठीक है, और पढ़ते हैं इसके लिए। तो सेक्शन 46 से लेकर 50 तक का कुछ यहाँ पर बात दिया हुआ हो जाएगा। वेयर प्रोमिसर इज टू परफॉर्म, ए का बात करें हम लोग, हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। अब मान लो क्या कोई एप्लीकेशन वो नहीं किया है, ठीक है, एंड ऑल्सो नो टाइम पर परफॉर्म, मतलब क्या, एक बात समझो, या मतलब कोई एप्लीकेशन किया नहीं और ना ही आगे वो करेगा, ना ही कोई टाइम फिक्स है ना ही कोई प्लेस फिक्स है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया ऐसा कैसे क्या हो, रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करना चाहिए जाकर दे। लेकिन मान लो अगर ऐसा वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड बट नो एप्लीकेशन टू बी मेड, मतलब वो बोलेगा नहीं कि ठीक है अब आ जाओ, पर टाइम फिक्स है, पैसे को बोल दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग ठीक है भैया जो भी हमारा बिजनेस आवर होगा, यूजुअल बिजनेस आवर्स हम लोग उसे नहीं हम लोग कर देंगे। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पर क्या होता है, वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड बोल दिया, ठीक है ना, एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड ऑन एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिस, बी फोन करके बताएगा आपको कहाँ पे आना है, कितना बजे आना है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द promisee टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस। सही से बोला हो, ऐसे नहीं कि उसको अब मतलब बात हुआ था पहले एक बार डिलीवरी चार्जेस वो लोग पेयर करेगा, ठीक है, ऐसे बात हुआ कि डिलीवरी चार्जेस आपको देना, मतलब ए ही समझेगा, तो ये ठीक है, ये क्या किया अपने गुड्स में ऐड करके प्राइस बोल दिया वो। उसने बोला 10 किलोमीटर का वेयर हाउस है वहीं बुलाएगा, और क्या, ये बुलाता है पता कहाँ है इसको, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर कहीं पे इन लोगों का वेयर, दूसरा वेयर वहाँ भेजता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर प्लेस से बुलाओ एंड विद इन बिजनेस आवर। ठीक है ना, ओके। वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, एप्लीकेशन नहीं करने वाला है बी,
एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, इट इज अ ड्यूटी प्रोमिस, जैसे मतलब ना प्लेस फिक्स है ना ही वो अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर नॉर्मली ऐसे कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है पता है, जहाँ पर अभी एक को नहीं पता कितना टाइम लगेगा बनाने में, तो ये बोलता है ठीक है आप ठहरो कोई दिक्कत नहीं, जैसे गुड्स बनता है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सर ये गुड्स बन चुका है, बताओ आप कहाँ लेकर आना है, ठीक है ना। तो वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, इट इज अ ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर टू अप्लाई टू द प्रोमिस टू अपॉइंट अ रीजनेबल टाइम फॉर द परफॉर्मेंस एंड परफॉर्म इट एट द सच प्लेस, ठीक है। एंड ये कुछ ऐसा केस समझो, यहाँ पे इमरजेंसी कुछ केस होता है, परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी सच मैनर और एट एनी टाइम विच द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब क्या होता है कुछ एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो क्या हुआ, आपने किसी से उधार लिया हुआ है, ठीक है, मान लो 2 लाख रुपया, ठीक है, आप उसको लौटा दोगे कुछ दिन में, लेकिन क्या होता है अचानक से उनका घर का कोई व्यक्ति मान लो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, कोई दिक्कत उनको होता है। अब वैसे किसने पता इमरजेंसी, अब वहां पर मत देखो कि क्या प्रिस्क्राइब्ड है क्या बिजनेस आवर है, जो बोला जाता है जहाँ पे बुला रहा बोल रहा हॉस्पिटल में पहुंचा दो, पहुंचा दो भैया, पहुंचा दो, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे क्या बोलते हैं, मेड इन एनी सच मैनर और एट एनी टाइम विद द प्रोमिसिव प्रिस्क्राइब, जो भी टाइम बोलता है जहाँ बोलता है पहुंचा दो, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। यहाँ पर नाटक मत लगाओ कि ये बिजनेस आवर होना चाहिए ऐसा। अब बताओ रात को अगर 3 बजे हार्ट अटैक किसी को अगर आया तो क्या बोलेगा उसको, थोड़ा रुक जा सुबह आ जाना हार्ट अटैक, यार बिजनेस आवर नहीं है अभी, ऐसे करेगा बताओ, नहीं भाई, ठीक है। चलो, और ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस अगर भैया नहीं होता है तो obvious सा बात है, अगर आप मेरे पास गुड्स खरीदने आए हो और रिटेल नॉर्मली है, आप पैसा दोगे मैं गुड्स दूंगा, मैं देख लिया पैसा देने को रेडी नहीं हो तो मैं गुड्स नहीं दूंगा आपको, है ना। सामने वाला दिख जाता ना कि अगर सामने वाला अपना पार्ट करने को रेडी नहीं है, मैंने जैसे समझ क्या हुआ, अब देखते हो ना अगर सीओडी कॉन्ट्रैक्ट कैश ऑन डिलीवरी, वहां पर देखो क्या होता है, वहां पर क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली का डिलीवरी बॉय आता है, हम हमसे वो क्या मांगता है पैसा, फिर ही वो सामान आपको देगा, वो ऐसे नहीं दे सकता सामान, ठीक है। अब बताओ ऐसे केस में वो देख लिया आप पैसा नहीं दे रहे हो, क्या आपको सामान देगा वो, तो नहीं। अगर सामने वाला अपना प्रॉमिस फुलफिल करने को रेडी नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे, और इसके लिए आप हमको फिर जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते, ठीक, ओके। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, अब देखो ऑर्डर जैसे मैं सीओडी वाला बोला, यहाँ पे ऑर्डर फिक्स है कि वो ही पहले पैसा लेगा फिर ही वो गुड्स है, मतलब पहले आपको अपना पार्ट करना है। तो अगर ऑर्डर फिक्स है, देखो अगर ऑर्डर फिक्स है तो बढ़िया है, अगर मान लो ऑर्डर फिक्स नहीं है तो देखो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लो हम लोग का ऑर्डर फिक्स है, ठीक है, ऑर्डर फिक्स है कि भाई सीओडी में आप देखना टर्म से ये रहता है कि भैया आप उसको पैसा दोगे वो आपको गुड्स देगा, अगर ठीक है, लेकिन अगर ऑर्डर फिक्स नहीं है तो जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस चल रहा है। जैसे मान लो क्या होता है, आपको अगर क्लास परचेस करना है हमारा, ठीक है, क्लास परचेस करना है या फिर बुक्स परचेस करना है, क्या होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाते हो, क्या करते हो वहां से क्लास आप बुक करते हो, ठीक है, आप बुक्स परचेस करते हो, ठीक है। अब पता है ऐसे केस में क्या होता है, आपको वहां पर सीओडी नहीं रहता, वहां पे आपको ऑनलाइन पहले पेमेंट करना पड़ता है, फिर आपको क्लास का आपको एक्सेस अलॉट होता है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है बताओ, यहाँ पर जो नेचर कॉन्ट्रैक्ट का क्या बताओ, यहाँ पर पहले आप एडवांस दोगे फिर हम लोग यहाँ पर आपको गुड्स डिलीवर करेंगे, ये सर्विस आपको देंगे या फिर हम लोग बुक्स ये तो बुक्स डिलीवर करेंगे, जो भी है यहाँ पर बताओ, यहाँ पर नेचर क्या कॉन्ट्रैक्ट का, तो अगर फिक्स है तो सही है, लेकिन फिक्स अगर नहीं है तो जो भी नेचर है कॉन्ट्रैक्ट का वो उस हिसाब से हम लोग परफॉर्म लोग को करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, ये बड़ा मस्त चीज है कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी टेक इफेक्ट। अब एक चीज समझो, क्या हुआ, मान लो आप किसी को बुला, जैसे दीपावली था अभी, आप किसी को बुलाते हो घर पेंट करने के लिए अपना, ठीक है सर पूरा एकदम मस्त हमको पेंट वेंट करवाना पर घर में एकदम बढ़िया से एकदम, तो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है हम आते हैं कल, तो बोला ठीक है कल 2 बजे आ जाओ, एकदम मस्त एकदम 2 बजे से सामान वामान लेकर अपना, ठीक है, यार सचिन टिस्कुले है ना वैसा उसका पूरा वर्कआउट कर लेके सब कुछ आ गया मान लो। अब क्या होता है वो जब जाता है देखता है आपका घर ही बंद है, वो फोन करते सर आप कहाँ हो, बोलता मैं तो घूमने आ गया दुबई, ये क्या सर आप बोले थे साफ सफाई करना है पेंटिंग वेंटिंग करवाने आए थे आप तो, बोला हाँ मैं भूल गया। एक बात बताओ, when one party preventing the other from performing his promise the contract becomes voidable, और obvious सा बात है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे जो वर्कर जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर था वहीं पे वो void कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन ये चीज समझो इसके साथ साथ वो कॉम्पनसेशन भी क्लेम करेगा, वो अपना कोई काम छोड़ गया होगा, अपने इतने वर्कर्स को लेकर उन लोगों को पैसा देना पड़ेगा उसको ना। तो क्या बोलता है, ही इज entitled to compensation from the other party for any loss sustained due to non, क्या होगा आपने जो मेन जो जिसके ऊपर जो काम होना था, ठीक है ना, देखो क्या पर इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक अफेक्ट, जो घर जिसमें पेंट करता हम कैसे अंदर जा बताओ, अब हम ऑप्शन नहीं है अब तो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपने रोका है मुझे काम करने से, बट मैं यहाँ परफॉर्म करने आया था तो मुझे कॉम्पनसेशन अब चाहिए, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, मान लो क्या था हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको गुड्स भेज देंगे, बट आप जिस दिन आप पैसा भेजोगे आपको विद इन 3 वर्किंग डेज हम लोग गुड्स पहुंचा देंगे, आपको 3 वर्किंग डेज में, आप पैसे नहीं दिए, आप एडवांस दे नहीं रहे हो, क्या मैं लायबल हूँ,
आप एडवांस दे नहीं रहे हो ना। अब अगर आप एडवांस नहीं दे रहे हो तो मैं आपको गुड्स नहीं भिजवाने वाला। बात समझो, अगर कुछ ऑर्डर फिक्स हुआ अपना तो आपको पहले वो काम करना पड़ेगा, फिर मैं अपना पार्ट करूंगा। आप कर नहीं रहे तो मैं भी करने के लिए यहाँ पे लायबल नहीं हूँ। नेक्स्ट होता है हमारा टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट ए टाइम। क्या अगर हमारा जो टाइम फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ चीज, एक दिन दो दिन बाद हुआ, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हम लोग देख सकते हैं क्या? देखो अब वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या टाइम जो है इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, मेन चीज वही था कॉन्ट्रैक्ट का। अब एक चीज समझो, मान लो मैं यहाँ पर मान लो क्या करता हूँ मैं ना, लाइट्स तो लाइट देता हूँ वो जो घर में लगाते हैं हम लोग, छोटा छोटा लाइट जो आता है हमारा दीपावली के टाइम में हम लोग लगाते हैं ना, मान लो वो लाइट्स में सेल करता हूँ, ठीक है। ऑब्वियस बात है, मैं ऑर्डर दिया कि भैया आप सामान भेज देना, लाइट इतना सारा भेज देना, मैं सेल करूंगा यहाँ पे अपने यहाँ पे रिटेल सेल करता हूँ मैं। वो आपको दीपावली के बाद सेंड कर रहा है, मतलब मेरे को वो दीपावली के बाद सेंड कर रहा है। बताओ यहाँ पर क्या टाइम इंपॉर्टेंट था कॉन्ट्रैक्ट में? ऑब्वियस सा बात इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज समझो अगर मुझे टाइम पे नहीं मिला, अब मैं किसको बेचूं? ये हो गया दीपावली निकल गया भाई। ये दीपावली के दिन आके हमको 4 बजे 5 बजे क्या था बताओ, लोग तो खरीद ले जिसको खरीदना था। क्या करूं मैं अब? क्या यहाँ पे टाइम जो फिक्स था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्या टाइम इसेंस था? यस, टाइम इसेंस था ऐसे केस में। अगर टाइम इसेंस था ना कॉन्ट्रैक्ट का, तो हम कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करेंगे एंड साथ ही साथ आपसे वो कॉम्पनसेशन भी हम लेंगे। लेकिन अगर टाइम इसेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, उस ऐसे केस में मान लो बुक्स को डिलीवर करना था, अभी आपका एग्जाम 1 साल बाद है, एक दिन डिलीवर अगर लेट हो गया ठीक है, आपको अगर उसके लिए अगर दिक्कत तक हुआ तो आप मेरे से चार्जेस ले सकते हैं। बट आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते इस ग्राउंड में कि एक दिन लेट, भैया आपका 1.5 साल बाद एग्जाम है, एक साल हाँ आपका ऐसा होता है कि सर आपका एग्जाम है 5 दिन बाद आप डिलीवर करते हो और हमने बोला था कि एक दिन में डिलीवरी दे दूंगा, अगर ऐसा अगर दिक्कत है तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन चीज समझो, 1.5 साल बाद आपका एग्जाम है, ठीक है, हमने 7 दिन बोला, मान लो 8 दिन लग गया। अब ऐसे केस में हो सकता है चलो आपको कुछ लॉस हो गया कोई दिन का पढ़ाई का, आपका हक बनता, आप चार्जेस आप क्लेम कर सकते हो, डैमेज क्लेम कर सकते हो, लेकिन आप बोलो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें इसके लिए, यहाँ पर टाइम इसेंस नहीं था यहाँ पर। चीज क्लियर है यहाँ पर? ठीक है सर। तो अगर देखो, अगर टाइम अगर इसेंशियल था, द कॉन्ट्रैक्ट और सो मच एज इट, मतलब क्या, मान लो अगर मैंने 100 अगर लाइट्स मंगाए थे तो उसने सिर्फ 70 भेजा, बाकी 30 नहीं भेजा, तो जितना नहीं भेजा उतना के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, वैसे बात है। इट हैज नॉट बी परफॉर्म बिकम्स वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी, मेरे पास ऑप्शन है। टाइम शुड बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसी ऑल्सो इंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस सेशन, वैसा बात है भैया, अगर बेच के मुझे प्रॉफिट होता, वो लॉस भी जो हुआ अब नहीं हो पाया प्रॉफिट, वो लॉस आप मुझे दोगे। प्रॉफिट लॉस मतलब समझो, अगर मैं बेचता किसी को प्रॉफिट आता ना, वो प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया ना मेरा, वो आप दोगे। ठीक है। एंड व्हेन टाइम इज नॉट इसेंशियल, अगर इसेंशियल नहीं है तो ऐसे केस में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं कर सकते, मतलब वर्डेबल नहीं होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। हाँ बट आप क्लेम कर सकते हो डैमेज। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते हो, मैं बोला आपको 15 तक को भेजा दूंगा और आपको मिलता है 17 को, आपको 2 दिन लेट हुआ है, ठीक है, टाइम इसेंस नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का, बट फिर भी 2 दिन लेट हुआ, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना, उस समय बोलना पड़ेगा कि मैं डिलेड एक्सेप्टेंस यहाँ पर है, ठीक है, तो ऐसे केस में हमको कॉम्पनसेशन चाहिए। आपको एक्सेप्टेंस के टाइम ये बात आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बोलते हो ये चीज, अगर आप नहीं अगर अग्री करवाते हो, तो आप आगे चल के फिर कॉम्पनसेशन आप क्लेम नहीं कर सकते। वही देखो यहाँ बोल रहा है क्या, इन केस ऑफ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिस एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रोमिस एट एनी टाइम अदर देन द अग्रीड अपन, then promisee cannot claim compensation for any loss due to non-performance unless at the time of acceptance he gives the notice to the promiser ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो, मतलब वो बोल सकता है, उसे मैं बोलना पड़ेगा उसे कि देख भैया मैं मुझे लेट से मिला है सामान, ऐसे केस में मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। और अगर उस समय बोलते तो मिलेगा, अगर आप मतलब मिलेगा आपको 2 दिन बाद, जो भी बात होगा बाद में मिलेगा आपको, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस टाइम ये बोलना पड़ेगा कि भैया मैं लेट मिला, मुझे मुझे डैमेजेस चाहिए। ठीक है, ओके, मैंने क्लेम करना है डैमेज के लिए, ठीक है ना। आ जाओ, अब एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, देखो हम लोग बात करते हैं कि अगर इम्पॉसिबल एक्ट फिर तो वर्ड है वो, हम लोग पहले से बात कर रहे हैं। देखो उसको बोलते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, मतलब पहले से ही वो खराबी, इम्पॉसिबल है भैया। देखो इम्पॉसिबल है अगर वो इनिशियली इम्पॉसिबल है, ठीक है, अननोन टू पार्टीज हो, चाहे वो मान लो नोन टू बोथ पार्टीज हो, समझो यहाँ पर मान लो अननोन टू पार्टीज है, ये क्या होता है मतलब ये किसी को, दोनों में से किसी को नहीं पता। अगर ऐसा हो सकता है कि हाँ हो सकता है, मान लो इसे क्या हुआ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं ना अपना घोड़ा, मेरे पास एक घोड़ा है, मैं आपको बेच दूंगा, ठीक है ना, कल सुबह आपको बेच दूंगा, ये रात को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था ये दोपहर को ही मर चुका है। एक बात बताओ क्या पॉसिबल है परफॉर्म करना? बट मेरे को नहीं पता, नहीं पता मेरे को, अननोन टू पार्टी सही है, ठीक है ना, आपको भी नहीं पता मेरे को नहीं पता, लेकिन सोचो जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात चल रहा है वो है ही नहीं, क्या डिलीवर करूंगा बताओ, तो ये वर्ड हो गया। ठीक है, मान लो कोई चीज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है और दोनों पार्टी को पता, फिर भी नाटक चल रहा है इन लोगों का, ठीक है,
बोला एक दिन में बाई रोड कुछ डिलीवर करा दूंगा आपको, यहाँ से यूएसए के नाटक चल रहा है। बाई रोड कहाँ से जा रहा है अभी तुम यूएसए? तो वो मजाक कर रहा और कुछ नहीं, तो नॉन टू पार्टीज है फिर भी वो दोनों पार्टीज। लेकिन मान लो किसी एक पार्टी को पता है, दूसरे को नहीं पता, मान लो प्रोमिसर आपके साथ खेल गया, ये जो घोड़ा था ना, मैं आपको बोला बेचूंगा, ये मैं किसी और को पहले ही बेच चुका हूँ आज सुबह ही, फिर आपको शाम शाम को आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, परसों आपको बेच दूंगा। बताओ ये फ्रॉड है कि नहीं? यस ये फ्रॉड है। तो ऐसे केस में ये बताओ ये फ्रॉड है, फिर प्रोमिसर को पता था ये फ्रॉड है, अब उसके ऊपर हम लोग डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। मेरा नुकसान हुआ है, क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्सिक्वेंट अगर हुआ तो आपको ध्यान में होगा, सब्सिक्वेंट बाद में दिक्कत हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको तो बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, पहले दिखता बाद में दिक्कत हुआ, है ना। चलो, reciprocal promises to do certain things which are legal and also some other thing that are illegal, ये हम लोग अदर इसेंशियल एलिमेंट्स में पढ़ते हैं, ध्यान में होगा। कैसे बताओ मेरे, देखो यहाँ पे मान लो बोलता हूँ कि आपको, मैं आपको घर बेच रहा हूँ 10 लाख में, बट आपने बोला था कि आप यहाँ पे गैम्बलिंग करोगे, ड्रग्स वग्स भी यहाँ पे सप्लाई करवाओगे, यहाँ पे स्टॉक रखोगे ड्रग्स, बोला हाँ सर रखना स्टार्ट करेंगे 2 महीने बाद से, ठीक है। और जब काम स्टार्ट करोगे 2 लाख रुपये और चाहिए मेरे को। 10 लाख लेना कोई बुरा बात नहीं है, घर बेचना भी बुरा बात नहीं है, लेकिन जो ये जो किया ना ये ड्रग्स वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट किया आपने उससे, ये वाला पार्ट इलीगल है, तो ये इन्फोर्स नहीं सकता, बाकी पार्ट तो ठीक है। अगर मान लो कोई ऑल्टरनेट प्रॉमिस है, वन ब्रांच इसका लीगल है, दूसरा ब्रांच इलीगल है, मतलब समझो ऑल्टरनेट प्रॉमिस मतलब सर समझो क्या हुआ, मान लो यहाँ पर ए है और यहाँ बी है, ठीक है। ए जो क्या करता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है कुछ गुड्स देने का, और बी जो है पैसा देगा। अब बी क्या करता है, बी अपॉइंट करता है मान लो के को, ठीक है, तो के ही गुड्स एक्सेप्ट कर लेगा और पैसा भी दे देगा। बट बात यह है कि के बोलता है कि चलो सर ठीक है, अगर गुड्स दे दिया पैसा ले लूंगा, ठीक है। लेकिन सर अगर के बोलता है कि बी से बात करता है कि सर अगर पैसा नहीं हुआ ना मैं इसको उड़ा दूंगा, ठोक दूंगा इसको, पूरा गोली मोली मार दूंगा मैं इसको। मतलब पहला पार्ट तो ठीक था, जो ऑल्टरनेट जो बोला ना, नहीं अगर पैसा हुआ तो उसको मैं उड़ा दूंगा, ये ऑल्टरनेट जो बात है ना, ये ऑल्टरनेट वाला इलीगल है, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ ऑल्टरनेट प्रोमिसेस वन ब्रांच इज लीगल, पैसा देना लीगल था, एंड अदर इज इलीगल, देन द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी इन्फोर्सेबल, ठीक है ना। चलो, इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ये क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, एंड आई थिंक इसके ऊपर भी क्वेश्चन था एक 90 नंबर क्वेश्चन, दोनों ही कर लेंगे साथ में, ठीक है। 87 90 समझो फिर दिखा रहा हूं। देखो क्या होता है एप्रोप्रिएशन पेमेंट, मतलब क्या होता है कि आपको मान लो अलग अलग डेट्स पे और कुछ बिल रेज हुआ है और आपको पेमेंट मिल रहा है, सेटअप किसको करोगे पहले आप समझो यहाँ पर ध्यान से। देखो क्या हुआ यहाँ पर, मान लो आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था मैंने और इनवॉइसेस कुछ रेज हुआ है, 1 2 3 4 5, इन सब का अगर मैं डेट का अगर बात करूँ, ये डेट है मान लो 10 मई को, इसका डेट है 15 जून को, इसका डेट है 20 जुलाई, इसका है 22 अगस्त, इसका मतलब 30 सितंबर, ठीक है। अमाउंट अगर पूछो मेरे से, तो अमाउंट यहाँ पे था 50,000, यहाँ 60,000, यहाँ 75, यहाँ 30, और यहाँ फिर से 50,000, टोटल ये था अमाउंट, ठीक है। अब क्या होता है, ये सब इन्वॉइस मैंने आपके ऊपर रेज किया, ठीक है। अब आप मुझे करते हो पेमेंट, अब जब पेमेंट आप करते हो मुझे, पेमेंट आप शुरू करते हो मुझे, पहला पेमेंट आप देते हो 10 अक्टूबर को, 80,000 रुपया मान लो, 80,000 रुपीज। अब आपका कैसे कैसे देखो ऑप्शन है, आप इस पेमेंट को अप्रोप्रिएट किस में करें, इतना सारा बिल है, देखो अगर कोई एक ही बिल होता कोई दिक्कत नहीं होता, उसमें सेटअप कर दिया, बात खत्म करो। और अगर पूरा पैसा दे देता तो भी दिक्कत नहीं होता, सेटअप कर दो किसी को ही, पूरा पैसा दे दिया भैया। बट पार्ट पेमेंट हुआ है, अब तो दिक्कत आना शुरू होगा ना। तो क्या बोलता है सुनो ध्यान से, मतलब देखो ये 80 जब आप दिए ना मेरे को, आप बोल देगी देखो सर आप इस 60 को पूरा सेटअप कर दो अभी, एंड इस बाकी 50 में से आप 20 सेटअप कर दो, इसका 30 रह जाएगा, और 60 पर सेटअप कर दो, ये 0 रह जाएगा, बाकी ये पूरा ठीक रहेगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो? यस। तो यहाँ पर जो पैसा पे कर रहा है उसका राइट है कि वो पैसा पेमेंट करते हो बता दे कि यहाँ यहाँ ये सब पैसा हमको सेटअप करवाना, करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस ये है कि मान लो वो कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो अब मेरा मन, मैं किसी को भी सेटअप कर दूं, मान लो मेरा मन करता है कि मैं ना 75 वाला सेटअप कर दूं, क्या कर सकता हूँ ऐसा? हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मन। बट ये डेट लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब सर, लॉफुल मतलब क्या, सोचो अगर 3 साल से पुराना डेटा आपको ध्यान होगा, टाइम बार्ड हो जाता है वो, ठीक है।
टाइम बार डेट को मैं यहाँ पर राइट ऑफ नहीं कर सकता अपने मन से, एक बात समझो। वो बोलेगा कि बैड डेट रिकवरी के लिए हाँ सर मैं आपका बैड हुआ था दे रहा हूँ पैसा, वो अलग बात है। अपने मन से मैं किसी टाइम बैड डेट को मैं यहाँ पर राइट ऑफ नहीं, मतलब क्या, अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो मैं अपने मन से किसी को भी कर सकता हूँ, बस वो डेट लॉफुल डेट होना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अब मान लो 75 मैंने राइट ऑफ कर दिया, इससे और 5 इससे, ठीक है, बाकी सब पैसा ड्यू है। थर्ड केस, ना उसने ना उसने मुझको बताया कि किस में राइट ऑफ करना है, और ना ही मैंने अलग से कुछ एप्रोप्रिएशन किया है। उससे 80 लिया है मैंने और रख दिया है। अब समझो अगर 80 लिया और रख दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइम वाइज जो था वो सेटअप हो जाएगा। टाइम वाइज मतलब कौन सा बताओ, पहले 10 मई था, 10th में पहले वो सेटअप होगा, 50 पूरा, और 15 जून वाला में से 30 हो जाएगा। अगर कुछ नहीं बताया है जो पेमेंट कर रहा है वो बंदा, और मैंने भी कुछ सेटअप नहीं किया बस लेके पैसा रख दिया, अगर ऐसा है तो क्या होगा, टाइम वाइज। लेकिन अब यहाँ पे क्वेरी ये आएगा सर, मान लो अगर एक ही दिन पे दो बिल है, 10/5 को ही मान लो सर आप 60,000 है, और 10/5 को ही एक 30,000 का बिल है, दोनों मिलाकर 90 होता है, और वो दिया सिर्फ 75,000 रुपया। अब बताओ क्या करोगे आप। तो ऐसे केस में जो इन दोनों का बिल का जो रेशियो है 2:1, 2:1 में इन दोनों का बिल सेटअप हो जाएगा। क्लियर है चीज। अगर कुछ नहीं बोलता है तो, अगर वो बोल ही दिया कि नहीं 60 इससे करो 15 इससे, तब तो वही करेंगे हम लोग। वो नहीं बोला, हम लोग अपने मन से करते हुए चलेगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप लेके रख लिया, कुछ किए ही नहीं, बस लेके रख लिया अगर आप, तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ, जो भी रेशियो होगा डेट का सेम डे का बिल का वो हम लोग कर देंगे। अगर कुछ नहीं हुआ, मान लो एक दिन में एक ही बिल हुआ, ऐसे केस में हुआ, तो टाइम वो सेटअप हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट याद रहे लॉफुल डेट होना चाहिए। ठीक, समझो। और पढ़ते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप्स इंडिकेटेड बाय डेटर। वो बोला कि पहले मेरा वो सेटअप ऐसे से करो, तो अगर बोलता है तो आइदर एक्सप्रेस इंटीमेशन अंडर सर्कमस्टेंसेस इंप्लाइंग दैट द पेमेंट शुड बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज द पर्टिकुलर डेट, तो एडजस्ट अकॉर्डिंगली, जो जो बोल रहा है वो उसी के अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर दो। नॉट इंडिकेटेड बाय डेटर, क्रिएटर मे अप्लाई इट एट हिज डिस्क्रिप्शन टू एनी लॉफुल डेट। जो टाइम बार्ड हो चुका उसका बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी लॉफुल डेट जो एक्चुअली ड्यू हो रखा है, आप उस पर अपना ये सेटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, मतलब ना ही वो बताया और ना ही आपने अप्रोप्रिएट किया, तो क्या होगा, टाइम वाइज हो जाएगा, और सेम डेट का बिल हुआ तो रेशियो में। डेट शुड बी डिस्चार्ज इन ऑर्डर ऑफ टाइम इफ डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग। सेम डेट का अगर हो गया, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड प्रोपोर्शनली, मतलब जिसका इतना रेशियो मतलब 2:1 हुआ था हमारे केस में। ठीक है, अब आप दोनों को पढ़ते हैं एक बार ना। 90 नंबर क्वेश्चन और 87 भी है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले 87 नहीं आ रहा, पहले पढ़ते हैं। 6 मार्क का नवंबर 19 ने पूछा हुआ है, देखो। मिस्टर सोनूमल, a wealthy individual, provided a loan of rupees 80,000 to Mr. Datumal on 26th of Feb 2019. The borrower, Mr. Datumal, asked for a further loan of 150. Mr. Sonumal agreed but provided the loan in parts different dates। तो कुछ 1 लाख रुपया दिया गया है 28 फरवरी को, और 50 दिया गया 30 मार्च को। तो देखो मैं यहाँ पे तीन, अगर देखो आप यहाँ पे रेज हो गया, एक 26/2 को कितना का, 80,000 का, एक हुआ है इन दो का 28/2 का 1 लाख का, और नेक्स्ट कितना हुआ है 3 मार्च का 50,000, ये तीन हुआ है। चलो ठीक है। On 10th March 19, Mr. Datumal, while paying off rupees 75 to Mr. Sonumal, insisted that the lender should adjust 50,000 towards the loan taken on 3rd March। बोला पहले सेटअप से कर लो, कर सकता है कैसा, हाँ वो सब बोल सकता है, उसका फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकता है ऐसा। एंड द बैलेंस एज अगेंस्ट द लोन एज ऑन 26 दे, तो कर सकता है, अगर सकता कोई दिक्कत नहीं है। Mr. Sonumal objected to this arrangement and asked the borrower to adjust in order of the date of borrowed fund। मतलब बोलता है कि नहीं नहीं, तुम जो बोरोइंग का डेट है पहले 26/2 का पूरा होगा, 80,000 में से हटा देंगे 75,000, बाकी ऐसे बता, ऐसे करना चाहता हूँ मैं। तो आप बताओ, whether the contention of Datumal correct or otherwise as per the provision of the Indian contract। yes, Datumal सही बोल रहा है, उसके पास ऑप्शन है, वो कर सकता है ऐसा, ठीक है ना, उसके पास ऑप्शन है। तो समझो यहाँ पे क्या बोला, therefore the contention of Datumal is correct, वो ऐसा बोल सकता है। and he can specify the manner of appropriation of repayment date। ये कहाँ बोला, सेक्शन 59 में बोलता, ठीक है। what would be your answer in case the borrower does not insist on such order of adjustment of repayment। अगर नहीं बोल रहा है तो फिर ऐसे केस में सोनूमल किसी को भी राइट ऑफ कर दे उसका इच्छा, कोई भी लॉफुल डेट राइट ऑफ कर दे, कोई दिक्कत नहीं है।
Hence, in the case Mr. Datumal fails to specify the manner of appropriation of debt on part of repayment, Mr. Sonumal, the creditor, can appropriate the payment as per his choice. उसका मन वो किसी को भी कर दे, बट ध्यान में रहे लॉफुल डेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ सब लॉफुल ही था, वो दिक्कत नहीं है। What would be the mode of adjustment or appropriation of such part payment in case neither Sonumal नॉर दातुमल इंसिस्ट एनी ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑन देयर पार्ट? मतलब क्या वो कुछ बताया भी नहीं और लेके पैसा रख भी दिया, ये भी कुछ नहीं किया। तो ऐसे कैसे क्या होगा, जो भी डेट ऑफ आपका था, डेट ऑफ पेमेंट लोन, उस हिसाब से रेट ऑफ हो जाएगा। बट अगर सेम डे में कुछ रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं बताओ कि ये प्रोपोर्शनल परसेंट में कुछ है, यहाँ पे इस केस में था नहीं। हेंस इन द केस वेयर द नाइदर दातुमल nor Mr. Sonumal specifies the manner of appropriation of debt on the part repayment, the appropriation can be made in the proportion of debts। ठीक है ना। चलो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, डन। अब ये क्या होता है, नोवेशन, रेसेशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन, इस क्या होता है सर, इस और बात करते हैं सर। देखो नोवेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग ना कॉन्ट्रैक्ट, मान लो किसी भी रीजन से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, बट हम लोग नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। जैसे क्या हुआ, मान लो कि हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, बीच में कुछ कोविड वगैरह आ गया, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोल देखो ये परफॉर्म हो नहीं सकता, फालतू का नाटक करके फायदा नहीं है, इसको खत्म करो, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जब कोविड हट जाएगा फिर हम लोग उसके बाद डिलीवरी हम लोग करवाएंगे, ये सब चीज़ करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केस में क्या होता है कि जब नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो ऑब्वियस बात है म्यूचुअल एग्रीमेंट चाहिए दोनों का, ऑब्वियस बात है दोनों एग्रीमेंट चाहिए ना, एक दोनों पार्टी एग्री करना चाहिए। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट सेम भी हो सकता है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट न्यू भी हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है। समझो यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारा, सेटअप पड़े होगा आपने यहाँ पे बचपन में कोई भी, ठीक है, म्यूचुअल सेटअप क्या होता है यार, फाइनल अकाउंट में सेटअप दिया, वहाँ 10,000 रुपये पाता है डेटर से, और उसी से 8,000 रुपया हम लोग को देना भी है, याद है, वैसे वही लोअर दोनों से घटा दो, एक तो ये केस होता है। समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए जो है बी को लोन दे के रखा है 10 लाख का, ठीक है, तो ए जो है पैसा पाता है 20, ठीक है। अब यहाँ एक बंदा सी, सी जो है ना ये पैसा पाता है, मान लो 10 लाख रुपया, मान लो ए से ये पैसा पाता है। तो क्या हुआ, ए बोला कि देखो तुम मुझे पैसा दोगे, बी को बोलता है तुम मुझे पैसा दोगे, मैं फिर सी को लौटाऊंगा पैसा, एक काम करो तुम डायरेक्ट तुम इसी को दे दो। तो इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो गया, और इन दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक्नॉलेज किया ये बी की, ठीक है हम पैसा तो पाता है ये हमसे, हम दे देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पता क्या, नया कॉन्ट्रैक्ट समझ लो एक बन गया, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे में पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया यहाँ पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अग्रीमेंट है दोनों का, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से नहीं किया अभी, ठीक है, ठीक है सर। अब ये क्या होता है, रेसिशन, रेसिशन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, ठीक है। अब मान लो आपके साथ याद होगा आपको, आपका वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ठीक है, देखो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट था, कोर्सन हुआ, अंडी इन्फ्लुएंस हुआ, यहाँ पर आपको ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल करवा सकते हो। बट चीज समझो, क्या यहाँ पर आपको लगता है म्यूचुअल कंसेंट चाहिए? सोचो एक बंदा आपके ऊपर बंदूक रख के आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, और फिर आप जाते हो उससे पूछने, देखो याद है तुम मेरे साथ गलत किया था, बोला, हाँ किए थे, क्या कर लेगा बताओ, अब जा रहे हैं हम केस करने, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है हमको, ये वाला तुम साथ दोगे ना, बोला पागल ये उड़ा देंगे तुमको अभी हम। तो चीज समझो, ऑब्वियस सा बात है कि भैया जो अगर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था तो वहां पर रिसाइंड करना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है वो करना है ना, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते वक्त उस समय आपको म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, म्यूचुअल कंसेंट आपको नहीं चाहिए, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है ना। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का कुछ एक दो पार्ट हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, कुछ पार्ट चेंज होता है, बट यहाँ पर ध्यान रखना ऑल्ट्रेशन में पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट सेम होना चाहिए, दोनों अग्री करना चाहिए उस चेंज पे, म्यूचुअल कंसेंट चाहिए, इट मींस क्या, चेंज इन वन और मोर ऑफ द टर्म्स ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट होता है रेमिशन। रेमिशन मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग कुछ छूट दे दिए तुमको, जैसे मान लो तुमसे 5 लाख पाते थे, देख लिया तुम्हारा हालत बहुत खराब है, कुछ दिन रुक गए तो और भी नहीं मिलेगा, हम बोलते एक काम करो 4 लाख रुपए दो सेटल करो, अरे डिस्काउंट अलाउ करते तुमको 4 लाख सेटल करो, तो रेमिशन। ये बताओ इस 1 लाख के लिए अलग से कोई कंसिडरेशन चाहिए? तो ये 1 लाख वाला पार्ट तब फिर कंप्लीट कैसे हुआ? आपको ध्यान में होगा सेक्शन 25 जब मैंने कराया था, बताया था आपको मैंने वहाँ पे क्या, कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में रेमिशन आएगा आगे चल के हमारा। तो रेमिशन में इस 1 लाख के लिए अलग से कोई पार्ट परफॉर्म नहीं करना, कंसिडरेशन ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रेजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अगर आपने ले रखा है, ठीक है, पैसा वैसा आपने, जैसे मान लो क्या था वर्ड, जैसे आपने कोर्सन हुआ आपके साथ, क्या हुआ, आपने 5 लाख में आपको प्रॉपर्टी देना पड़ा, जो प्रॉपर्टी आपका था समझ लो 70 लाख का, ठीक है।
आपको अपना प्रॉपर्टी मिल गया, बट ये 5 लाख तो वापस आपको करना पड़ेगा, ये 5 लाख वापस करना पड़ेगा। या फिर समझो आपका आपने आपका एक वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, यहाँ पे दे दिया आपने। कोई मान लो को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे याद होगा आपको पेंटिंग के लिए एडवांस दिया गया था, याद है आपको पेंटिंग के लिए एडवांस दिया गया था, हाँ। मान लो अगर ऐसा दिया, पेंटिंग का एडवांस दिया, पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट था, आगे चलो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उससे कुछ मान लो एक्सपायर कर गया, तो अब ये 10 लाख रुपए जो एडवांस दिया गया था, ये तो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया गया बेनिफिट है ना, तो अब आपको लौटाना पड़ेगा। याद है आपको, आई थिंक वहाँ पर क्वेश्चन था एस और एम, तो एस एडवांस लिया था और एम पैसा दिया था, ठीक है ना, एस बोलता पेंडिंग करेंगे, तो इसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा मान लो एल, ये पैसा लौटा देगा एम को, ठीक है। ठीक है सर। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर अ वर्ड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। अब चीज समझो, एक चीज हमने समझो यहाँ पर, ये तो हम लोग वर्ड में पढ़े, वर्ड भी पढ़ लिया हम लोग, ठीक है, वर्ड वाला ये वाला केस था। एक चीज समझो, अगर सिक्योरिटी मनी अगर लिया जाता है और आप फिर नाटक करते हो, तो क्या ऐसा केस में सिक्योरिटी मनी भी लौटाना पड़ता है क्या? क्या ऐसा केस में सिक्योरिटी मनी लौटाना पड़ता है क्या? ये क्या बोले थे ये तो क्या बोलते हैं, वो सिक्योरिटी मनी लौटाना नहीं पड़े, क्या है मतलब, देखो इसका बोलता है हाउएवर सिक्योरिटी मनी रिसीव्ड एज एडवांस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज बेनिफिट रिसीव्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या समझो, मतलब समझिए यहाँ पर, मैं बोला आपको कि मैं आपको, मेरे पास एक बाइक है, मैं आपको बेच दूंगा आपको 50,000 रुपये में, ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना है, आप आज 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देके जाओ, लेकिन मैं किसी और को नहीं बेचूंगा ये बाइक, सेकेंड बाइक है मेरा, कोई और भी खरीद लेगा, आप अगर नहीं आओगे तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा ऐसे, तो फिर 5,000 रुपये देके जाओ सिक्योरिटी मनी। वो नहीं आता है, बोलता है मान लो कुछ इम्पॉसिबिलिटी हो गया, बोला नहीं खरीद पाते हैं, पैसा नहीं दे पा रहे वो, ठीक है, उसको हम कांटेक्ट कर रहे हैं मान लो, अब उठा भी नहीं रहा फोन, कुछ नहीं बता रहा, अगर अब ऐसा है, ठीक है, तो समझो ऐसे केस में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल हो गया, ये देखो अगला पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा, मेरे पास ऑप्शन है ना कि हम कैंसिल कर दे, तो वर्डेबल हो गया, वर्डेबल था, हमने वर्ड कर दिया उसको। अब जो ये 5,000 एडवांस लिया, क्वेश्चन ये क्या उसको लौटाना है 5,000 रुपया, कि आपने, आपको क्या बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वर्ड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। समझो ये कोई बेनिफिट नहीं लिया था मैंने भाई, ये सिक्योरिटी मनी था, तो ऐसे केस में ये 5,000 लौटाना मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं दूंगा पैसा वापस, क्योंकि आप आए क्यों नहीं फिर बताओ, है ना। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन है 91 97, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्या वहाँ बोला, ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने डिस्कस नहीं किया, 90 और करते हैं 90 91 97, तीनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है तीनों, 90, ये रहा। मिस्टर वाई इज अ devotee and wants to donate an elephant to the temple as core part of ritual worship. He contacted Mr. X who wanted to sell his elephant. Mr. X contacted with Mr. Y to sell his elephant for 20 lakh. Both were unaware of the fact that the elephant was dead a day before the agreement. समझो यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस हो गया ना, और भी इनिशियल है, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ये मतलब एग्रीमेंट कैसा बताओ, ये तो वर्ड हो गया फिर ना, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, ठीक है, तुमने पहले ही पढ़ रखा था इसको भी। ये वाला बात करता हूँ मैं जो बता रहा था आपको, ठीक है, 91 97। और देखो, मिस्टर झूठ entered into an agreement with Mr. Such to purchase his motor car for rupees 5 lakh with a period of 3 months, a security amount of within a period of 3 months, मतलब कि 3 महीने में आपसे खरीद लूंगा। तो ऐसे के लिए क्या हुआ, मिस्टर सच बोला ठीक है हमको क्या चाहिए, सिक्योरिटी मनी चाहिए, तो दिया 20,000 रुपया, वॉज ऑल्सो पेड टू मिस्टर झूठ टू मिस्टर सच बाय मिस्टर झूठ टू मिस्टर सच इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। After completion of 3 months of entering into the agreement, Mr. Such tried to contact Mr. Jhoot to purchase the car। वो बार बार फोन कर रहा है उसको कि भाई आप बोला था कार परचेस करेगा यार, क्या हुआ इसका, आ नहीं रहे आप। वो फोन ही नहीं उठा रहा उसका, मैंने सोचा बोलेगा, मैंने फोन ही नहीं उठा रहा, समझो इसका अपन। वो बोलता है कि इवन आफ्टर लैप्स ऑफ द अनदर 3 months पीरियड मिस्टर झूठ नाइदर रिस्पॉन्ड टू मिस्टर सच नॉट टू हिज फोन कॉल्स। After lapse of another period of 6 months, Mr. Jhoot contacted Mr. Such and denied to purchase the motor car। बोलता फोन करके, मान लो साल भर बाद बोलता फोन करके, सोना मैं ले नहीं पाऊंगा गाड़ी, बोला मन नहीं कर रहा, मेरा 20,000 लौटा दो और नहीं दूंगा पैसा। बोला देखो, अगर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कोई है, वर्ड एग्रीमेंट, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट या वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे केस में अगर कुछ बेनिफिट लिया था तो वो लौटाना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी। बोला एक पैसा जिम्मेदारी नहीं मेरा, ये कोई बेनिफिट नहीं था, ये सिक्योरिटी मनी था, ये वास्तव में मेरे कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं यहाँ पर। तो क्या बोलते देखो यहाँ पर, ये बोलता है क्या, वो बोलता है मैं कार नहीं लूंगा। ही ऑल्सो डिमांडेड द मिनिमम बैक द सिक्योरिटी 20,000 रुपया फ्रॉम सच, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट विद मिस्टर सच इज रिक्वायर्ड टू रिफंड। क्या रिफंड करना पड़ेगा उसको, नहीं रिफंड करने पर, वो इंसानी के नाते कर दी वो अलग बात है, बट करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, विद इन लॉ करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बोलता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट
ठीक है, मिस्टर सच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस्टर झूठ फॉर नेग्लिजेंस, देयरफॉर मिस्टर सच कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटेन द सिक्योरिटी मनी सिंस द सिक्योरिटी इज नॉट अ बेनिफिट रेसिप्ट, बेनिफिट कोई नहीं लेगा था, तुम्हारे गलती से नेग्लिजेंसी तुम्हारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। बट एक चीज समझो, मान लो अगर मीन वाइल ये 3 महीने के पहले ही मान लो आग लग जाता, ठीक है, जहाँ पे वो गाड़ी रखा हुआ था आग वाला जाता, पूरा गाड़ी जल जाता, खराब हो जाता। अब बताओ कि ऐसा केस में ये सिक्योरिटी मनी लौटाना जरूरी था? तो हाँ, अब ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना, पहले ठीक था बाद में खराब हुआ, अब ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। और ऐसे केस में कोई नेग्लिजेंस की वजह से कुछ नहीं होगा भैया, तो वैसे केस में उसको बेनिफिट बोल सकते हैं हम लोग, और ये पैसा हम लोग को लौटाना पड़ेगा। तो ये अगर ये केस होता है तो फिर अलग बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सीडेंट का एग्जांपल लिया है, वुड हैव डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, हम लोग अगला एग्जांपल लिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो लड़ाना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो 97 में लोग आते हैं, और एक क्वेश्चन 97 था। अच्छा 97 में क्वेश्चन है तो यूनिट 6 का गलती 7 में आ गया है, ठीक है वो। और देखो बोलता है क्या, मिस्टर रिच एस्पायर्ड टू गेट अ सेल्फ पोर्ट्रेट मेड बाय एन आर्टिस्ट, ही वेंट टू एन वर्कशॉप of Mr. C, an artist, and asked whether he could sketch the former's portrait on oil painting canvas. मिस्टर सी अग्री टू द ऑफर एंड आस्क्ड फॉर 50,000 एज अ फुल एडवांस पेमेंट। बोलता है ठीक है, मुझे एडवांस पेमेंट दे दो, मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है, फॉर द अबव क्रिएटिव वर्क। मिस्टर सी क्लैरिफाइड दैट ही पेंटिंग शैल बी कंप्लीटेड इन 10 सिटिंग्स एंड ही एंड शैल टेक 3 मंथ्स। बोला 3 महीना लगेगा मेरे को बनाने में। बोला ठीक है, लो, कोई दिक्कत नहीं। On reaching the workshop for the sixth sitting, Mr. Rich was informed that Mr. C became paralyzed and would not be able to paint for near future. Okay, मतलब वो पेंटिंग अभी नहीं कर सकता। तो ये बोल दूं क्या मैं, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया? हाँ सर, पहले ठीक था बाद में इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। मिस्टर सी हैड अ सन मिस्टर के हु वाज still pursuing his studies and had not taken up his father's profession yet, ठीक है, तो वो भी नहीं कर सकते इसका मतलब। Discussed in light in the Indian contact 1872, can Mr. Rich ask Mr. K to complete the artist वर्क? यह बताओ क्या वो के उसके लड़के को बोल सकता है, उसके बेटे को बोल सकता है करने के? नहीं, क्योंकि ये पेंटिंग जो करना था, ये जो हमारा वाल पेंटिंग था, ये कैसा है बताओ, ये पर्सनल नेचर कॉन्टैक्ट था, हम के को बाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, कुड मिस्टर रिच आस्क मिस्टर के टू रिफंड द मनी पेड इन एडवांस? यस, ये बोल सकता है कि देख भाई तुम्हारे पापा को पैसा दिया गया था, वर्ड कॉन्टैक्ट हो गया, अब वो बेनिफिट था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में, वो लौटाने बोल दो, हाँ ठीक है वो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझिए भाई, इन द इंस्टेंस केस सिंस पेंटिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पर्सनल स्किल एंड बिकमिंग एंड ऑन बिकमिंग मिस्टर सी पैरालाइज, मिस्टर रिच कैन नॉट आस्क मिस्टर के टू कंप्लीट द आर्टिस्टिक वर्क इन लीव ऑफ द इन लीव ऑफ द फादर। According to section 65 of Indian Contract Act, when an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it. Hence, in the instant case, the agreement between Mr. Rich and Mr. C has become void because of paralysis of Mr. C. So Mr. Rich can ask Mr. A. वो रिफंड के लिए बोल सकता है, पहले बता, वो रिफंड के लिए मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, परफॉर्म करने के लिए बोल सकता क्योंकि पर्सनल स्किल यहाँ पे इन्वॉल्व था और वो अभी नहीं कर सकता कि, ठीक है। चलो डन आई थिंक यहाँ तक। फिर क्या, कम्युनिकेशन और डिसीजन, मान लो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कैंसिल करते हो, याद है आपको वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट था, आपने कैंसिल कर लिया, आपने वर्ड कर दिया, अगर ऐसा है तो जैसे हमने ऑफर के लिए कम्युनिकेट किया, ध्यान में अगर होगा आपको, ऑफर एक्सेप्टेंस हमने किया था सेक्शन 4 में, तो जैसे आपने ऑफर के लिए कम्युनिकेट किया था, आपको यहाँ पर रिसेशन के लिए भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड ये लास्ट का है, इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिस टू ऑफर प्रोमिस रीजनेबल फैसिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस। समझो यहाँ पे ध्यान में आपको होगा, मैं वहाँ पे वो काम करने गया था और वो काम करने दिया नहीं उसको, पेंट करने बुलाया था और वो घर में है ही नहीं, ठीक है। मान लो मैं वहाँ पे मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है, फीस ले लिया, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब कोई बच्चा है कि वो मान लो वीक में 4-5 क्लासेस है, वो वीक में कोई एक दिन क्लास आता है, किसी वीक में नहीं आता है, फीस मान लो उसने एडवांस पर दे रखा था, ठीक है, मैं रिपोर्ट जैसे गार्जियन को भी ऐसा ऐसा बात है, बट वो आके बोलता है कि फीस रिफंड के लिए। एक बार बताओ, क्या मेरा पार्ट में कोई गलती था? मैंने नहीं पढ़ा, ऐसा है क्या? आप नहीं है बेटा, आपका गलती है इस चीज में। तो समझो, अगर अगर हम, इफ एनी प्रोमिस नेग्लेक्ट ऑफ रिफ्यूज टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस, द प्रोमिसर इज एक्यूज्ड बाय सच नेग्लेक्ट एंड रिफ्यूज टू एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉल्ड बाय द अबव। ऐसा बात है, मैं कुछ जिम्मेदारी नहीं लूंगा, ठीक है। दूसरा और क्या होता है, समझो यहाँ पर क्या, वो पेंटिंग वाला एग्जाम्पल, वो घर गया पेंटिंग करने, ठीक है ना, आपका घर बंद है, लॉक करके रखे हो आप घर, आप बाहर घूम रहे हो, ऐसे केस में बताओ क्या वो जो पेंटर था, क्या वो लायबल होगा? नहीं भैया, वो तो कॉम्पनसेशन मांगेंगे आपसे उल्टा, ठीक है ना। चलो, अब डिस्चार्ज कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट, चलो कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने बोल दें, हाँ कंप्लीट हो गया। देखो अब एक तो होता है परफॉर्मेंस कर दो डिस्चार्ज हो जाएगा, बट बिना परफॉर्मेंस भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत बार देखा हमने खत्म हो रहा है, ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, बाई लॉ कुछ हो गया,
सही मारा, और वाइब्रेशन ऑफ लॉ, ठीक है। नोवेशन रिसेशन कुछ म्यूचुअल कंसेंट हमारा हो गया, उससे हमारा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, ये सब बहुत सारा वे है, ठीक है। तो डिस्चार्ज कैसे होगा, या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस या फिर अटेम्प्ट भी किया परफॉर्मेंस करने, हम अपना पार्ट करने का, आपने किया ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया खत्म, अब हमको कॉम्पनसेशन दो, अलग बात है, पर कॉन्ट्रैक्ट ये तो खत्म हो चुका है, ठीक है। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट देखा हमने, नोवेशन रिसेशन वाला पार्ट। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी था वो, या फिर समझो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गया, देखा हमने पैरालिसिस वाला एग्जांपल अभी, ठीक है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम दिया गया था 4 महीने का, हुआ नहीं, खत्म हो गया वहां पर। ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया मान लो, और अगले पार्टी का, तो फिर खत्म कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रीच हो गया चाहे वो एक्चुअल से एंटिसिपेटरी, खत्म ना कॉन्ट्रैक्ट वहां पर, ठीक है, वो हम लोग बात करेंगे उसके लिए होगा क्या, बट कॉन्ट्रैक्ट तो वहाँ खत्म हो गया। रेमिशन कर दिया हमने, ठीक है, जाओ छोड़ दिया, 5 लाख का डीलिंग था, 4 लाख लेके छोड़ दिया, बाकी के बचा तो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निगलेक्ट ऑफ प्रोमिस टू अफोर्ड प्रोमिस, अभी देखा हमने कि एक पार्टी परफॉर्म कर, दूसरा पार्टी परफॉर्म करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, मतलब अपना पार्ट हुआ है ही नहीं वहां पर, या फिर करने नहीं दे रहा है, तो ऐसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म होगा, अब वो डैमेजेस क्लेम करेगा, ठीक है। और मर्जर राइट का मतलब क्या, समझो मान लो यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी था, मैंने रेंट पे लिया था, मान लो 11 मंथ्स के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता हमारे बीच, बट क्या हुआ 4 महीने बाद ही मैंने आपसे प्रॉपर्टी परचेस कर ली, अब बताओ कैसे होगा, अब आप रेंट भी दोगे मुझे, नहीं, तो ये क्या हुआ, ये राइट इसी में मर्ज हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट इसी खत्म हो गया। समझो यहाँ पे रेंट पे लिया था प्रॉपर्टी मैंने आपसे 11 महीने के लिए, हो गया 4 महीने बाद मैंने ही परचेस कर लिया उसको, भैया खत्म, ठीक है, डन। तो ये हमारा क्या था बताओ, पूरा परफॉर्मेंस। अब हम लोग और बात करेंगे यहाँ पर कि ठीक है चलो परफॉर्मेंस तो पूरा हो नहीं पाया, ब्रिज हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, क्या उपाय है इसके लिए। देखो ब्रिज में समझ लिया, ब्रिज का मतलब क्या होता है समझ लिया हमने, अब इसके लिए उपाय क्या है, 10 मिनट लगेगा बस खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसका उपाय क्या है। अब देखो एक तो उपाय होता है कि डैमेजेस क्लेम करो, लेकिन खाली वही उपाय नहीं है, और भी बहुत सारा उपाय है, क्योंकि देखो क्या होता है बहुत बार ना, समझो कि डैमेज क्लेम करना रेमेडी नहीं होता है, बहुत बार क्या होता है डैमेजेस क्लेम करना रेमेडी नहीं होता खाली। समझो हम लोग कोई एंटिक पीस के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट किए थे, कुछ मतलब मान लो पेंटिंग वगैरह के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट किए थे, और अब आप बोलते हो कि हम नहीं कर पाएंगे, पैसा ले लो, डैमेजेस क्लेम करके हम लोग यहाँ पर साथ देने वाले हैं। अगर कोई मान लो कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ था ना, ऐसे कैसे पता क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हमको वही चाहिए, हम कुछ और लेकर, हम कोई मतलब कोई कम में नहीं मानने वाले हम लोग को वही चीज़ चाहिए। और एक बार काम करते हैं, एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, पहले ये पढ़ लेता हूँ मैं, 103C, और देखिए यहाँ पर 103 का पार्ट नंबर सी, देखिए होता है A and B enter into a contract to supply a unique item, alternate of which is not available in the market. A refused to supply the agreed unique item to B. What directions could be given by the court to breach of such contract? ऐसे कैसे, क्या बोले यूनिक आइटम है ना, पैसा से कुछ नहीं होगा, उसको वही सामान ला के दो, हमको नहीं पता, ठीक है। तो वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ यूनिक आइटम, मेयर मॉनेटरी डैमेजेस, सिर्फ पैसा दे देना, यहाँ पर पता क्या होगा, नॉट बी एन एडेक्वेट रेमेडी फॉर द अदर पार्टी, इन सच अ केस the court may give the order for the specific performance and direct the party in breach to carry out his promise according to the terms of the contract. Here, in this case, the court may direct us A to supply the item to B because the refusal to supply the agreed unique item cannot be compensated through the money. Clear है चीज, चलो। और अब और भी क्या क्या चीज़ है, अब देखो यहाँ पर सूट फॉर डैमेजेस, हम लोग डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं यार, ये सब कर सकते हो। देखो एक होता है ऑर्डिनरी डैमेज, एक होता है स्पेशल डैमेज, सर हम कौन सा क्लेम कर सकते हैं, देखो आप दोनों ही क्लेम कर सकते हो, ध्यान से समझना क्या चीज़ है, ध्यान से समझना क्या चीज़ है। देखो एक ऑर्डिनरी डैमेज क्या होता है, मान लो आपको गुड्स टाइम पे नहीं मिला, ठीक है, फिर गुड्स मैंने पहुंचाया ही नहीं, तो वो गुड्स था ना, 10 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरा आपसे, ठीक है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ 10 का, और आप जो हो, अब आपको बाहर से खरीदना पड़ रहा है 12 रुपया पर पीस, और ये 1 लाख गुड्स का यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 1 लाख पीसेस का। अब हर एक पीस 1 लाख का 10 में मिलता, तो आपको 10 लाख का पड़ता, अब यहाँ आपको खरीदना पड़ रहा 12 लाख का, तो ये प्राइस चेंज हुआ, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेज। तो ये हम लोग को ऑर्डिनरी डैमेज 2 लाख रुपए का हमें दे पड़ता, जो उन्हें बोलते हैं कि नेचुरली अराइज इन द यूजुअल कोर्स, ठीक है ना। तो डज नॉट इंक्लूड एनी रिमोट, अब रिमोट डैमेज मतलब कहते हैं स्पेशल डैमेज। अब ये रिमोट डैमेज होता क्या है, देखो ये होता है, हम लोग बोल सकते हैं क्या, कंसिक्वेंशनल डैमेज आप इसको बोल सकते हो, समझो मतलब क्या है। अब क्या होता है, एक तो चलो ये तो हुआ ही, ठीक है, समझो क्या हुआ था, ये 10 का चीज है, अगर ये मिलता हमको ना, हम इसको बेच कर 15 लाख में बेचते और 5 लाख का फायदा करते, ये बात था, इसको बोलते हैं रिमोट लॉस, ठीक है। मान लो क्या हो, मुझे कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मुझे कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और मैं वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए गुड्स सप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि आप मुझे टाइम पे, मान लो एक मशीनरी था आपसे मैंने मांगा था, वो आप टाइम पे सप्लाई नहीं कर पाए, तो मैंने उससे गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया मैं, और मैं
परफॉर्म नहीं कर पाया अपना पार्ट, जिसको से मुझे 5 लाख का नुकसान हो गया। अब इसको बोलते हैं कंसिक्वेंशियल डैमेजेस। अब ये स्पेशल डैमेज जो होता है ना, ये आपको तभी मिलेगा जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही पहले बताए थे कि देखो तुमसे जो मशीनरी हम मंगवा रहे हैं ना, इससे हमको प्रोडक्शन करवा के सप्लाई करवाना। मान लो रेलवे हमसे कुछ नहीं मांगा है, तो रेलवे को हमको सप्लाई करवाना भैया सामान। अगर नहीं दोगे मुझे भारी लॉस नुकसान हो जाएगा, मान लो 5 लाख का नुकसान हो जाएगा मेरे को, तो अगर नहीं आया तो मुझे चुकाना पड़ जाएगा। तो स्पेशल डैमेजेस के लिए आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आपने पहले से बता रखा है। आपने जब पहले से बता रखा कि देखो अगर ये टाइम पे नहीं हुआ तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। हाँ, और अगर पहले से आपने बताया कुछ नहीं है तो फिर नेचुरली जो अराइज होगा ना, जैसे मान लो 10 लाख का मशीन था, अब मार्केट में 10,50,000 का मिल रहा है सिर्फ, तो बस वो 50 लाख 50,000 ही एक्स्ट्रा आप मांग सकते हो उससे, आप डैमेज के नाम पे। ये नहीं बोलोगे पूरा 5 लाख दो, ये नुकसान मेरे को हुआ, ये नहीं कर सकते आप। बस में मारा क्या मेरा, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है 95, 6 और 8, और तीनों देखते हैं हम लोग, दिमाग पूरा खुल जाएगा। जो 95, 96 और 8, बस हो गया कुछ 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 ही देर का बात है। चैप्टर अपने आखिरी सांस ले रहा है बच्चा। आ जाओ। सीमा was running a boutique in New Delhi. She wants to deliver some clothes to her friend Kiran, who was putting up an exhibition at Mumbai. Seema delivered the sewing machine and some clothes to railway company to be delivered at a place where the exhibition was to be held. वो रेलवे को दे दी कि भैया पहुंचा दो वहां तक, ठीक है। सीमा expected to earn an exceptional profit from the sales made at this exhibition. वैसे बात है उसको ना कुछ अंधाधुंध प्रॉफिट होने वाला है, भयानक प्रॉफिट उसको होने वाला है, ठीक है। सी डिड नॉट ब्रिंग द फैक्ट टू द नोटिस ऑफ द रेलवे अथॉरिटीज। तो ये बात जो है ना कि अब मुझे यहाँ बेच के कुछ अंदाजन प्रॉफिट होने वाला है, ये बात वो बताई ही नहीं। किसको नहीं बताई बताओ, ये एक्सेप्शनल प्रॉफिट वाला बात रेलवे को वो नहीं बताया अथॉरिटीज को, जिसको जिस तरह भिजवा रही थी। The goods were delivered at a place after the conclusion of the exhibition. On account of such breach of contract, railways authorities can सीमा recover the loss of profit under the Indian Contract Act? क्या वो लॉस ऑफ प्रॉफिट जो बेस को सपोर्ट होता है क्या वो मांग सकते? नहीं, वो नहीं मांग सकते कि उसको पहले बताना चाहिए था। अब देखा जाएगा कि नेचुरली इस केस में क्या उसको लॉसेस हुआ है, वो लॉस हम लोग दे सकते हैं। जो एक्सेप्शनल प्रॉफिट जो वो कमा सकती थी वो नहीं कमा पाई, अब वो समझे क्योंकि उसको पहले बताना चाहिए था ये बात, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग पढ़ते हैं आंसर, ठीक है इससे क्या है यहाँ पे। In the given case, Seema was to earn exceptional profit out of the sales made at the exhibition. However, she never informed about it to the railway authorities. Since the goods were delivered after the conclusion of exhibition, therefore Seema can recover only the losses arising in the ordinary course of business. Since no notice about the special circumstances was given to the railway authorities, she could not recover the loss of प्रॉफिट। आपको रैम मेरे आपको अगर चाहिए, अगर एक्सेप्शनल जो आपको लॉस होता है आप पहले से बताओ कि सर आप टाइम पे पहुंचा दो वरना मेरे को ये नुकसान हो जाएगा, आप समझ रहे हो, ठीक है। और मे टीम में 6 मार्क का पूछा हुआ है कुछ, देखिए आप बोलते M Limited contract with Santi Traders to make and deliver certain machinery to them by this date for 11.5 lakh. Due to labor strike, M Limited could not manufacture and deliver the machinery to the Santi Traders. Later, Santi Traders procured the machine from another manufacturer. कितना बताओ, 12.7 लाख। एक बार समझ में आ क्या, उसको बाहर से इतना में खरीदना पड़ा और आपसे उसको कॉन्ट्रैक्ट हुआ 11.5, मतलब मैं बोल दूं क्या 1.25 लाख का नुकसान उसको नेचुरली ये तो हो चुका है। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस, ठीक है। Due to this, Santi Traders was also prevented from performing a contract which he had made with the Zenith Traders at the time of their contract with M Limited. मतलब क्या, अगर वो मशीन टाइम पे था उससे प्रोडक्शन करके मान लो वो जेनिट ट्रेडर्स को कुछ गुड्स बेचता, उससे प्रॉफिट होता। अब ये समझ में आ रहा क्या है, ये अब रिमोट डैमेज है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, ठीक है, ठीक है। एंड वर कंपेल्ड टू पे द कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और बेचारे को कॉम्पनसेशन देना ही पड़ा। क्योंकि समझो अब यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ जो यहाँ पर ये कौन क्या नाम था उसका, एम। अब एम जो था यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करके दिया नहीं, अब नहीं दिया तो शांति ट्रेडर्स जेनिथ का ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाया, तो जेनिथ क्या किया, इन लोगों से चार्ज कर दिया कुछ कॉम्पनसेशन, ठीक है। एडवाइस शांति ट्रेडर्स द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन विच इट कैन क्लेम। अब देखो अब यहाँ पर कहीं आपको नहीं बताया है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पर नहीं बताया है कि क्या हुआ है, मतलब वो बताया था कि नहीं बताया था। अब ऐसे केस में आपको दोनों आंसर, पहला तो देखो ऑर्डिनरी तो मिल जाएगा, ये जो अलग से जो लॉस इसको हुआ है ये प्रॉफिट नहीं होकर क्या वो मिल पाएगा, तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है, बात समझो, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है किस से बताओ, कि वो पहले से इन्फॉर्म इस बात के लिखेंगे। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ कहीं पे नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग को दोनों आंसर लेना पड़ेगा। अगर वो इन्फॉर्म किया था तो उसको स्पेशल डैमेज मिलेगा, नहीं किया था तो उसको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और पढ़ते हैं इसको। अप्लाइंग द अबव प्रिंसिपल ऑफ लॉ इन द गिविंग केस,
M Limited is obliged to compensate for the loss of rupees 1.25 lakh which had naturally arisen due to default in performing the contract by the specified date. ये तो करना ही पड़ेगा, तो पक्का करना पड़ेगा। बात यहाँ पर कि वो कंसिक्वेशनल लॉस का क्या हुआ, जो प्रॉफिट जो करने वाला जेनिथ से उसका क्या हुआ। रेफरिंग टू द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन विच शांति ट्रेडर्स वर कंपेल्ड टू मेक जेनिथ, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट वेदर एम लिमिटेड न्यू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। इस फैक्ट डिपेंड करता है कि एम को पता था पहले से कि ये मशीन लेकर ये सप्लाई करेगा, नहीं तो कुछ अगर ऐसा पता था तो भैया फिर देना पड़ेगा फिर, ठीक है ना, फॉर द सप्लाई ऑफ इतना, ठीक है ना। अब बोलते क्या देंगे, इफ सो अगर ऐसा है तो एम लिमिटेड को वो भी देना पड़ जाएगा, और अगर नहीं तो फिर नहीं मांग सकता। क्लियर है चीज, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, अब देखो दो चीज यहाँ पर क्या है, विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेज। ये क्या होता है समझो, ये होता है सीधा समझ लो किसी की इज्जत के साथ बेटा खिलवाड़ करना, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो फिर आपको इसे डैमेज प्ले करना, आपको पे करना पड़ सकता है। मतलब क्या, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, किसी से शादी करने का वादा करके तोड़ना। हाँ अब वो सब नाटक नहीं करना, ठीक है। व्हाट्सएप पे सर आई लव यू टू ऐसे लिखा था, पूरा शादी करेगा नहीं कि, ये सब नाटक नहीं करना। नॉर्मली यहाँ पे क्या बात करते हैं लोग, मतलब शादी कार्ड वार्ड पूरा बढ़ चुका था, पूरा मतलब सबको पता है, ऑर्गेनाइज हो चुका सब कुछ। ऐसे केस में अचानक से बोलते शादी नहीं करेगा, तो ऐसे क्या होता है, अगले पार्टी का रिस्पेक्ट खराब होता है समाज में, ठीक है ना, सोसाइटी में उसका कुछ प्रॉब्लम होता है ऐसे केस में, ठीक है। तो भैया हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे में आप उसकी इज्जत से खिलवाड़ किए हो, आपको देना पड़ेगा पैसा। और क्या, मान लो रॉन्गफुली डिसऑनर चेक, मान लो क्या हुआ, मैं आपको एक चेक देता हूँ 1 लाख का, और मेरे अकाउंट में मान लो ऑलरेडी 7 लाख रुपये पड़ा हुआ है, 7 लाख रुपया पड़ा हुआ है मेरे अकाउंट में, और आप चेक डिसऑनर करते हो इस बात पे कि इनसफिशिएंट बैलेंस है। अब समझो मेरे क्रिएटर के सामने फिर मेरा क्या रिस्पेक्ट रह जाएगा, यार इसको पैसा नहीं दूंगा आपसे उधार, मतलब सामान नहीं दूंगा उस उधार, इसको हम लोग उधार में देते हैं और फिर इसका चेक बाउंस हो जाता है, यार रिस्पेक्ट मेरा खराब हो रहा है लोगों के सामने, तो आप ये फिर मेरा इज्जत दे रहे हो समाज में यार। ऐसे केस में क्या हुआ था, हम लोग ये डैमेज हम लोग क्लेम कर सकते हैं। फिर होता है नॉमिनल डैमेज। देखो नॉमिनल डैमेज में कोई रियल डैमेज नहीं है, मतलब डैमेज कुछ नाम कुछ है नहीं, मेरे छोटा मोटा डैमेज है, लेकिन यहाँ पर ना खुन्नस निकालते हैं लोग कि मुझे पैसा नहीं चाहिए बट परेशान कर रखे तुमको, कोर्ट घसीटेंगे तुमको हम, ठीक है। तुम परेशान किया हमको ना, अब देखो तुमको कोर्ट घसीटेंगे तुमको हम, टाइम पे डिलीवरी नहीं करते हो, तो ये सब क्या होता है नॉमिनल डैमेज, मतलब डैमेज कुछ एक पार्ट होगा बट हम लोग वहां पर तुमको परेशान तो करेंगे, ठीक है। और प्रीफिक्स मतलब हम लोग को क्वांटम ऑलरेडी लिख कर देख, कोई पार्टी ब्रिज किया, बात खत्म, 2 लाख रुपए का पेनल्टी देना पड़ेगा, खत्म बात। अगर ऐसा हुआ तो देख लेना, ठीक है ना। चलो और क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो बताओ, सूट फॉर डैमेज कर सकते हो, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हो। क्वांटम मेड का मतलब क्या होता है, एज मच एज, जितना वो उतना दे दे कम से कम। मान लो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, मान लो उसमें हम लोग को, मान लो कुछ एक 10 नंबर, जैसे मान लो 10 क्लासेस प्रोवाइड करना था, ठीक है ना, ठीक है 10 क्लास प्रोवाइड करना था आपको, हर क्लास का फीस था मान लो 1000 रुपया, 10 हज़ार देना था। मान लो 8 ही क्लास हो पाया, 2 क्लास नहीं हो पाया, ठीक है, जितना वो उतना दे दो भाई, कम से कम 8 हज़ार रुपये दे दो। बात समझ में आता है क्या, तो एज मच एज अर्न, ठीक है। और वैसा बात है यहाँ पर, क्लास मेरे वजह से कैंसिल नहीं होगा, वरना हम नहीं मांग सकते, वैसा बात है, क्लास आपकी वजह से कैंसिल होना चाहिए। अगर मान लो क्लास हम नहीं कराए, बाकी दो कैंसिल हम कर दिए कॉन्ट्रैक्ट का, तो हम फिर पैसा नहीं मांग सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल कर रहा है वो कैसे पैसा मांगे बताओ, कॉमन सिस्टम, ठीक है ना। ओके, ये हम लोग पहले ही पढ़ लिया। और ये क्या होता है सूट फॉर इंजेक्शन, मतलब क्या, कम से कम देखो अभी बाकी क्या होगा नहीं पता, कम से कम काम रुकवाओ इन लोगों का। इंजेक्शन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, काम को रोक दो पहले, ठीक है। जैसे मान लो ये नॉर्मली दिखना बहुत सारा होता है रियल एस्टेट में, बहुत होता है वहाँ पर, ठीक है। इलीगल मान लो एक्विजिशन कोई कर लिया, उस पर बिल्डिंग वगैरह बनवा रहा है, तो हम लोग आगे तो बात करेंगे, लेकिन कम से कम देखो ये केस चलेगा लंबा, उस पर ये लोग कुछ भी कर रहा है मेरा प्लॉट लेकर, ये लोग पहले इंजंक्शन ऑर्डर दो पहले, इन लोग पहले ये बंद करवाओ, फिर आगे हम लोग बात करेंगे, तो वो भी हो सकता है, ठीक है ना। वेयर एनी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज नेगलेक्टिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट में इशू एन इंजेक्शन ऑर्डर रेस्ट्रेंट फॉर्डिंग, मतलब काम करने से रोको पहले उसको वहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया ले तुम यहाँ पे 10 लाख रुपया, ये पर्टिकुलर काम तुम नहीं करेगा मान लो 2 साल तक इस एरिया में, उसका तुम फिर करना तुम शुरू करे तो ये काम। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल था कि नहीं, सब कुछ डिसीजन होगा तो टाइम लगेगा, कम से कम फिलहाल इसको भी इंजंक्शन ऑर्डर दिलवाओ ताकि ये काम तो रोके पहले ये यहाँ पर, फिर बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलो इससे हम लोग का होता है कंप्लीट, बताओ क्या, कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग के लिए कंप्लीट। इसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको अच्छे से इस नोट से बस आपको रिवाइज करना, कोर्स आपको कुछ नहीं करना। देखो आपने मटेरियल जब पढ़ना था, स्टडी मैट जरूरी था, आपने पढ़ लिया। अब आपके पास इनफ होना चाहिए ये मटेरियल, ये जो रिवीजन मैट आप इससे पढ़ लो एंड क्वेश्चन आंसर देख लो, मोर देन इनफ है, ठीक है ना। आराम से हो जाएगा इतना सा आपका कंप्लीट, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्टार्ट करने वाले हैं क्या बताऊँ लोग, सेल सपोर्ट सेट, ठीक है। टाटा बाय बाय, ठीक है, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।